नमस्कार। कार्यक्रम रणनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, अब कांग्रेस एक आइटम बम चलाने वाली है। ये आइटम बम चलेगा चुनाव आयोग पर, लेकिन सबूतों के साथ। राहुल गांधी ने कहा है कि वोट की चोरी भाजपा के लिए चुनाव आयोग कर रहे हैं। बड़े तर्कसंगत तरीके से उन्होंने बताया। राहुल गांधी लगातार ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास इतने ज्यादा सबूत हैं कि वो आइटम बम के रूप में पेश करेंगे और उसके बाद चुनाव आयोग कहीं भी बच नहीं पाएगा। उन्होंने यहां तक धमकी दे दी है कि चाहे इस वक्त जो मुलाजिम हैं, जो अधिकारी हैं, वो हों, जहां फिर रिटायर हो चुके हैं, जिन्होंने लोकतंत्र का गला दबाने का प्रयत्न किया, उन्होंने देशद्रोही भी कहा। ये काम देशद्रोही किया। उन्होंने कहा कि एमपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका को लेकर के अब बिहार में भी ऐसा हो रहा है जिसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर दूसरी ओर आयोग की बात करें तो आयोग का कहना है कि राहुल का ये बयान निंदनीय है और बेतुका है और धमकाने का प्रयत्न किया जा रहा है। जैसे उन्होंने कहा कि किसी को नहीं बख्शा जाएगा, चाहे वो मौजूदा अधिकारी हो, चाहे मौजूदा कर्मचारी हो, या फिर रिटायर हो चुके अधिकारी हो, उन किसी को बख्शा नहीं जाएगा। आयोग को सख्त लिहाजे से राहुल ने चेतावनी दी है। हमारे पास पुख्ता सबूत है कि आयोग वोट चोरी कर रहा है, और वोट किसके लिए चोरी कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी के लिए वो कर रहे हैं। रिटायर्ड हो जाएंगे मुलाजिम, उनको भी ढूंढ करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और फिर आयोग का कहना है कि अफसर कर्मचारी निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से काम कर रहे हैं। राहुल ने आयोग को किसी मुद्दे को लेकर के पत्र अभी तक नहीं लिखा है। बड़ी बात यह जो आयोग ने कही है कि 12 जून को उनको मेल दे करके, पत्र लिख करके बुलाया था कि आयोग में आकर के आपके पास जो सबूत है, आपको लगता है कि आयोग निष्पक्ष काम नहीं कर रहा है, बायस काम कर रहा है, तो आप आकर के ये सबूत दिखाइए। लेकिन न राहुल आए, न राहुल द्वारा भेजे गए कोई सबूत आए, न बयान आए। बड़ी बात है, किरण रिजिजू का कहना है कि कहीं ना कहीं ये संस्था या संवैधानिक संस्थाएं, उनको दबाने का प्रयत्न किया जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी का कहना है कि मैं हाल ही में चुनावी प्रणाली वगैरह बोल रहा था, मुझे हमेशा से संदेह था कि 2014 से कुछ गड़बड़ है। मुझे गुजरात विधानसभा चुनाव में पहले ही संदेह था। व्यापक जीत हासिल करने की ये क्षमता, सवाल ही पैदा नहीं होता। कांग्रेस पार्टी को राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात में एक भी सीट नहीं मिलती, मेरे लिए आश्चर्यजनक है। आइए देखते हैं कि राहुल गांधी ने क्या कहा। In the Vidhan Sabha, we won the election, hands down. Sorry, in the Lok Sabha, we won the election, hands down. And then 4 months later, we didn't just lose, we were obliterated. 3 formidable parties suddenly just evaporated. And that's when I thought that this just cannot be. And so we started right then to look seriously for electoral malpractice. We found it in Maharashtra. Clearly, 1 crore new voters show up between Lok Sabha and Vidhan Sabha. Bulk of those votes go to the BJP. But still, we didn't have clear proof. So when I would even mention it to our allies, that look, there is clear cheating that has happened, my allies would say to me, yes, we can see that there is cheating that has happened, but we don't have proof. And now I say with absolutely no doubt that we have proof. And we have such proof. We have such proof that will show the whole country that the institution of the Election Commission does not exist, that it has disappeared. It has taken us 6 months of non-stop work to find this proof. Why? Because the Election Commission does not give us electronic versions of the voter list. It gives us paper versions, and you'll be shocked to know. तो दर्शकों, यही नहीं,
राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि भारत में सच्चाई यह है कि भारत में चुनावी प्रणाली पहले ही खत्म हो चुकी है। भारत के प्रधानमंत्री जो इस वक्त प्रधानमंत्री हैं वो कम बहुमत के साथ भारत का नेतृत्व यानी भारत के प्रधानमंत्री बने हुए। आइए देखते हैं किस अंदाज में उन्होंने कहा है। Because the truth, my friends, is that the election system in India is already dead. Please remember one thing. The Prime Minister of India is the Prime Minister of India with a very slim majority. If 10, 15 seats were rigged, and we suspect actually the number is much closer to 70, 80, 100. If 15 seats were rigged, he would not be the Prime Minister of India. चलो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको कहा है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान का ये दुख कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सहन नहीं हो पा रहा है। आइए देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहें। आज वाराणसी में थे और उन्होंने अपने उस संबोधन के दौरान कटाक्ष किया है कि डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, पाकिस्तान का दुख ये सहन नहीं कर पा रहे। देखते हैं क्या कहा प्रधानमंत्री ने। पाकिस्तान दुखी है ये तो सब कोई समझ सकता है, लेकिन पाकिस्तान का ये दुख कांग्रेस और सपा से सहन नहीं हो पा रहा। उधर आतंक का आकार होता है, इधर कांग्रेस सपा वाले आतंकियों की हालत को देखकर रोते हैं। साथियों, कांग्रेस हमारी सेनाओं के पराक्रम का लगातार अपमान कर रही है। कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर को तमाशा कहा है। आप मुझे बताइए, सिंदूर कभी भी तमाशा हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? क्या सिंदूर को तमाशा कोई कह सकता है? तो दर्शकों, आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से कहा कि कांग्रेस ऑपरेशन सिंदूर को तमाशा बता रही है और डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस का दुख जो है सपा और कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। लेकिन हम चर्चा करेंगे कि इतने संगीन आरोप जब चुनाव आयोग पे लगाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि चुनावी प्रणाली पूरी तरह से निष्क्रिय हो चुकी है। हम चर्चा करें, रत्नेश मिश्रा जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। महेंद्र प्रकाश जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के। डॉक्टर अभिषेक अहलावत पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। आदर्श गुप्ता वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सबका स्वागत है। शुरुआत मैं रत्नेश जी से करूंगा। रत्नेश जी, जो धमकियां राहुल गांधी के द्वारा दी गई हैं और कहा गया है कि जो रिटायर्ड भी हो गया होगा उसको भी ढूंढ के लाएंगे और पनिश करेंगे, देशद्रोह कहा है। जी दिनेश जी, रत्नेश जी, आवाज जा रही है आपको? हाँ, यस यस यस। विनोद जी, आपको और साथी पैनलिस्टों को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम। देखिए विनोद जी, संवैधानिक संस्थाओं को धमकाने का काम कांग्रेस पार्टी के लिए कोई नया काम नहीं है। कांग्रेस पार्टी इसके पहले भी इसको बखूबी करती आई है, चाहे वो आपातकाल लगाकर राष्ट्रपति को धमकाना हो या संसद को धमकाना हो, ताकि जो कांग्रेस पार्टी की तत्कालीन तानाशाही सरकार थी, जो सत्ता थी, वो बची रहे। और आज उसी कांग्रेस पार्टी के जो राजकुमार हैं, जो राजपुत्र हैं, राहुल गांधी जी, वो सत्ता पाने की तड़प में इतने व्याकुल हो गए कि वो चुनाव आयोग को धमका रहे हैं। जबकि चुनाव आयोग ने राहुल गांधी जी को बाकायदा मेल भेजा, पत्र लिखा कि आइए और आपकी भारत में हो रहे चुनाव सुधार के बारे में जो भी चिंताएं हैं वो हमसे बताइए और जो भी आपके द्वारा जो सुझाव हो वो बताइए। लेकिन राहुल गांधी जी नहीं गए। और सबसे बड़ी बात विनोद जी, ये जो चुनाव सुधार प्रक्रिया है ये भारत में कोई पहली बार नहीं हो रही है। ये 61वें संविधान संशोधन के द्वारा जब मतदाताओं की आयु को घटाकर 21 से 18 वर्ष किया गया, जब क्या कहते हैं कुछ सवाल तो उठते हैं कि आप देखिए, सवाल तो उठते हैं, महाराष्ट्र में वोट बढ़ जाते हैं, कहीं कम कर देते तो सवाल तो उठेंगे। पोल परसेंटेज पोलिंग के बाद कुछ और बताया जाता है,
काउंटिंग के दौरान कुछ और निकलता है, कुछ तो बात रही होगी, धुआं तो वहीं से नहीं, उठता है मैं ना। बस थोड़ी सी अपनी बात कंप्लीट कर लूं। जी 1996 में जो इलेक्शन कमीशन ने चुनाव सुधार के लिए जो प्रक्रियाएं की, इलेक्शन कमीशन ने जो चुनाव कराने के लिए जो नियुक्ति पे लोगों को जो लेके जाता था, ईवीएम का इंट्रोड्यूस किया जाना, तो अगर राहुल गांधी जी के मुताबिक चुनाव सुधार प्रक्रिया का सत्ता पक्ष को लाभ होता है, तो विनोद जी फिर इस प्रक्रिया का तो सबसे ज्यादा फायदा कांग्रेस पार्टी ने उठाया है। क्योंकि अब 2010 में भी चुनाव सुधार जब हुआ तो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, 66 में जब चुनाव सुधार हुए तो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, 96 में जब चुनाव सुधार हुए तो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, 98 जब ईवीएम को इंट्रोड्यूस किया गया तो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, और जब ईवीएम से पहली बार 2004 में चुनाव कराए गए तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को तो माफी मांगनी चाहिए भाई, क्योंकि उन्होंने पहले तरीका ठीक है तमाम कि आप सारे सीधे संस्थाओं सीधे को डरा तौर पर धमका कर चुनाव अपने लिए फायदा आयोग उत्पन्न को कराया है। धमकी दें, मुलाजमों को धमकी दें, अफसरों को धमकी दें। महेंद्र जी, महेंद्र जी मेरी आवाज आ रही है आप तक? बिल्कुल आ रही है, बकायदा आ रही है सर। जी मेरी आवाज आ रही है आप तक? बिल्कुल जनाब, बिल्कुल आ रही है। ये धमकी वाला सिलसिला कैसा लगा आपको? अरे जनाब मजा आ गया। पूरे देश के अंदर एक ऐसा नेता है जो गलत बात को गलत कहता है, बुलंदी के साथ कहता है। देखिए मेरे दोस्त बीजेपी के हैं, नासमझी है, क्या किया जा सके सर, किसी को अकल तो आप इंजेक्शन से डाल नहीं सकते। ये पीछे चलते हैं, 96 में क्या हुआ, 86 में क्या हुआ, नेहरू ने क्या किया। अरे भाई आज की बात कीजिए। आज राहुल गांधी जी ने जो दो बातें कही इंपॉर्टेंट है बड़ी, मेरे ध्यान से सुन ले और आपके माध्यम से जनता को सुनाना चाहता हूँ। देखिए नए वोटर जुड़ते हैं, 1000, 2000, 5000, 10,000 एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, एक 2-2 लाख लोग वोटर नहीं जुड़ते। और जो वोटर नया जुड़ता है वो 18 साल से ऊपर का आता है ज्यादातर। कुछ 2-4 माइग्रेट होकर लोग जाते हैं, अपनी शादी होकर लड़कियां जाती हैं, अपनी वोट बनवाती हैं, लेकिन 1-1 लाख 1.5 लाख लोग 40 साल की उम्र के नए वोटर बनते हैं। और जो वोटर हटाए जाते हैं वो हटाए जाते हैं किसी खास कम्युनिटी के। तो जनाब मैं आज अपने नेता की तरफ से यह गारंटी देता हूं, मेरे सारे साथी बैठे हैं आपके माध्यम से, जी जी इलेक्शन ऑफिस एक स्वायत्त संस्था है जी, सुप्रीम कोर्ट भी उसके अंदर दखल नहीं देती उसकी प्रोसेस में, जब तक कोई इलीगलिटी ना आए जी, वो प्रोसेस के अंदर दखल नहीं दे सकती जी। राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर दर्ज करेंगे। राहुल गांधी पे एफआईआर दर्ज करने से क्या होगा कि ये प्रक्रिया पुलिस इसको देखेगी। जब पुलिस इसको देखेगी तो चीफ इलेक्शन ऑफिसर के जो लोग हैं ना, जी, उनको बताना पड़ेगा भाई साहब मैंने कैसे काटा और कैसे चलिए जोड़ा। चलिए डॉक्टर अभी अभिषेक, तो इलेक्शन मैं ऑफिस का अपना महेंद्र जी आपके पास दोबारा लौटता हूँ। मैं- डॉक्टर अभिषेक, डॉक्टर अभिषेक, क्या इस तरह से संवैधानिक, मेरी बात मैं आपके पास वापिस आ रहा हूँ, महेंद्र जी वापिस आ रहा हूँ वहां पर। डॉक्टर अभिषेक नहीं इस आप तरह वापस से नहीं आएंगे मैं आपके पास वापिस आऊंगा, विनोद जी, मेरे को बात पूरी करना। आपके पास नहीं, वापिस बात आऊंगा, पूरी मैं कर आपको लूं, एक पूरा मिनट। मौका दूंगा, आपको पूरा अवसर सर दूंगा। 1 मिनट जी जी, चलिए चलिए, सर 1 मिनट। जी जी मैं ये कहना चाहता हूं आपसे बार बार, महाराष्ट्र के अंदर आपने देखा किस तरह से 6 महीने में वोटर चेंज हो गया। जी, कहां तो लोकसभा में सारी सीटें हमें दी, इंडिया गठबंधन को दी, और कहां विधानसभा के इलेक्शन में सारी साफ। अरे जी। जनाब 50-60 लोग कहां से जुड़ गए नए वोटर, कोई इसको तो देखे। और मैं फिर बार बार कहता हूं, मैं फिर आके अपनी बात को पूरी करूंगा कि इस चीज पर जरूर गौर किया जाना चाहिए। 2003 और कहां 2025। अरे भाई 2003 की जो आपकी लिस्ट है, अभिषेक आपके उसको पास आज लौटता ठीक हूं, करने आप का सब मौका मिला है आपको। डॉक्टर आप डॉक्टर अभिषेक बने रहिए, आदर्श जी आप भी बने रहिए, लेकिन हम सीधे हरियाणा लिए चलते हैं। वहाँ पे नायब सिंह सैनी जो चीफ मिनिस्टर हैं वो क्या कह रहे हैं, हम सीधा वहाँ लिए चलते हैं, फिर वापस आपके पास लौटते हैं कुछ ही मिनटों में। चलिए सीधे हम हरियाणा लिए चलते हैं। तो दर्शकों आपने देखा नायब सिंह सैनी हरियाणा के विकास को लेकर के किस तरीके से तत्पर है, लेकिन हमारा सवाल यह है कि क्या संवैधानिक संस्थाओं को धमकाया जा सकता है। मैं डॉक्टर अभिषेक जी के पास जाना चाहूंगा। डॉक्टर अभिषेक जी, जिस तरीके से देशद्रोही भी कहा गया है और ये भी धमकी दी गई है कि जो रिटायर्ड भी हो जाएंगे उनको भी हम नहीं छोड़ेंगे, आप इस बयान को किस तरीके से लेते हो? देखिए, ये राहुल गांधी जी को भी पता है और उनकी सारी जो पार्टी के लोग हैं उनको भी जानकारी है कि पार्टी जिस स्थिति में है तो दोबारा से जीत के आने की स्थिति तो कहीं भी नहीं है। इन्हें पहले ही पता चल गया है कि हम बिहार हार चुके हैं।
तो अब जिस तरह की भाषा राहुल गांधी जी यूज कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अब उन्हें सलाह दी गई है कि जैसे कभी आपके दादा जेल गए थे, नाना जेल गए थे, आपको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा, उसी तरीके से आप टेंशन मत लीजिए, कुछ ऐसा करिए कि आपको जेल भेजना पड़ जाए। अगर चुनाव आयोग इनके ऊपर मानहानि का दावा करता है और उनकी जांच की तैयारी करता है, तो बशर्त इनको शर्तिया जेल जाना पड़ेगा। परंतु मुझे अब भी ऐसा ही लग रहा है कि इनकी इस चाल में, इस ट्रैप में अभी भी मोदी जी दूर से खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं कि करते रहो, अपनी बेइज्जती जितनी ज्यादा हो सकती है करते रहिए। ये जो इनकी आदत है, जिस तरह की ये बातें कर रहे हैं कि ये इलेक्शन कमीशन रिग्ड है, और हमारे महेंद्र भाई ने बड़े अच्छा सुझाव दिया कि इसके ऊपर पुलिस जब जांच करेगी, कल को जब पुलिस क्लीन चिट दे देगी आप कह दोगे कि पुलिस भी मोदी जी की थी। परसों को जब ये कोर्ट से क्लीन चिट मिल जाएगी आप कह दोगे कि कोर्ट भी अब मोदी जी ने खरीद ली है। आपकी ये जो जवाबदेही है ये कहीं रुकेगी नहीं। महेंद्र जी, समस्या ये है कि जो भी व्यक्ति आपकी पार्टी से, अगर कोई व्यक्ति, आप देखिए किस तरीके के बयान शशि थरूर जी ने दिए, बाकी आपके पार्टी के नेताओं ने ट्रंप के विषय में क्या क्या समझदारी की बातें कही है, देश के विषय में बातें कही है, परंतु आपकी समस्या है, आपके नेता राहुल गांधी है, आपको उनकी लाइन को फॉलो करना है। परंतु आप देखिए तो सही, आप रुकेंगे कहां? देश को ऐसा लगता है राहुल गांधी जी को कि वो देश को तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे, या उन्हें ऐसा लग रहा है कि कोई विदेशी शक्ति उन्हें कू करने में हेल्प कर देगी। पर अफसोस, आज भारत वो भारत नहीं है जो कभी इंदिरा गांधी जी के जमाने में हुआ था या राजीव गांधी जी के जमाने में हुआ करता था, जब विदेशी ताकतें घुड़की देके हमें अपने घुटनों पे ला दिया करती थी। हमें सोवियत रूस से सामने उनसे हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना करनी पड़ती थी कि हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी आप ले लीजिए। इस तरीके के करार हमने सोवियत रूस के साथ उस जमाने में करने पड़े। आज 10 सालों के बाद, मैं देखिए बीजेपी का कोई मैं बहुत बड़ा प्रशंसक नहीं हूं, पर 10 सालों के बीजेपी के इस राज के बाद आज हमें किसी के साथ समझौता करने के लिए भागना नहीं पड़ रहा है। टैरिफ डील अगर खत्म हुई है तो अमेरिका में हाहाकार है। उनके F-35 जो भारत को बेचना चाहते थे वो बोर्ड से चले गए हैं। इस समय ये जो अमेरिका है, वहां की इकोनॉमी की जो हालत होने वाली है इन टैरिफ्स की वजह से, वहां के लोग रो रहे हैं और दुनिया वाले उन्हें कह रहे हैं कि अमेरिका वालों तुम तो मर ही रहे हो, इसे समझा लो वरना तुम्हारे साथ साथ हमें भी लेके डूबेगा। परंतु हमारे माननीय राहुल गांधी जी, जिन्होंने ये प्लान बना लिया है कि किसी तरीके से गवर्नमेंट को इतना उत्तेजित करना है कि मैं जेल यात्रा करूं, वीआईपी ट्रीटमेंट मुझे वहां मिलेगा ही, और उसके बाद देश के अंदर एक आंदोलन होगा और वापस मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। जैसे चलिए आदर्श जी के पास चलते हैं। आदर्श जी, इतना संशय बदल चुका है, आदर्श जी इतना संशय क्यों बढ़ रहा है चुनाव आयोग की कार्य प्रणाली को लेकर के? महेंद्र जी, आता हूं आपके पास, पहले एक रिएक्शन ले लूं। इतना संशय चुनाव आयोग को लेकर, इतना संशय क्यों बन रहा है? आदर्श जी, अपोजिशन भी यही बातें करती रहे जो सरकार कर रही है, तो फिर क्या जरूरत है अपोजिशन में आने का, अपोजिशन में बैठने का? अगर अपोजिशन कोई बात उठाती है तो उसको सुनना चाहिए। ये तो है नहीं है कि वो उनका मुकाबला किसी से उसके साथ कर दिया, इंदिरा गांधी के साथ कर दिया, उसके साथ कर दिया। अगर असेंबली के चुनाव बिहार में हो रहे हैं, वहां की लिस्ट में जो अंतर आ रहा है इतना बड़ा, उसमें अगर कोई उठाता है तो उसमें कौन सी ऐसी बात है, कौन सी आफत आ गई है वहां पे? मतलब कोई बात अगर उठाए तो देशद्रोही कैसे हो सकता है, ये नहीं समझ आ रही मुझे। वहां पे 243 सीटें बिहार के अंदर, इनकी तरफ से महाराष्ट्र चुनाव की बात करते हैं, 57 केवल 65 लाख में से उनको उठा के। अब ये पूछना तो पड़ेगा कि 65 लाख जो आपने निकाले हैं वो कौन है? 2.9 मिलियन वैसे माइग्रेंट कर चुके, वहां से हो चुके हैं, दूसरी जगह चले गए। देखो ये बिहार की बात नहीं है विनोद जी। किसी भी चुनाव में आप जाओगे ना, हर चुनाव मैं केवल ये कहना चाहता हूँ, जो हमारे बड़े होते हैं जो मर चुके होते हैं, बहुत से उनके नाम लिखे होते हैं, बहुत से ऐसे तो चले गए होते हैं, जिनकी शादी हो चुकी होती है उनके नाम लिखे होते हैं, बहुत से ऐसे हैं जो माइग्रेट कर चुके होते हैं उनके नाम लिखे होते हैं। ये चीजें लिस्ट जब बनती है तो सार्वजनिक होती है तो उस पर सवाल उठाए जाते हैं, तो ये चीजें इसमें प्रॉब्लम आ रही है। 65 लाख में से इतने नहीं है यहाँ। आप ही ने देखा होगा वहाँ के हालात बिहार के अंदर। एक फौजी के घर जी, मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा, बाहर ले जाते हैं। मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा, शनाख्ती कार्ड नहीं, आप बांग्लादेशी हो। अगर ऐसी बातें जब आती हैं तो अपोजिशन का काम क्या है? मिठाई खाना, जब पार्लियामेंट में बैठ के चाय पी के आ जाना?
उन्हें बोलना तो चाहिए ना, उनका फर्ज बनता है बोलना। सरकार गलत चलिए, कर रही है, सही चलिए, कर रही है। चलिए, बिल्कुल, चलिए। कमीशन सही कर जी, रहा है, अभिषेक। गलत कर रहा है। देखिए, उसकी 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 जी मैं बात जब इसमें एक सामने छोटी सी आएगी बात जोड़ना तो चाहता पता हूँ चल गुप्ता जाएगा जी। इसकी कौन सी बात है। आई लेकिन रिक्वेस्ट पूछना टू ऐड वन अपोजिशन का थिंग, काम है जस्ट पूछना। वन थिंग। अगर वो पूछे सवाल भी नहीं गुप्ता पूछेगी जी, तो क्या करना है लेट मी जाके जस्ट बाहर ऐड जाके? वन थिंग। जी, जी, देखिए, अभिषेक। महाराष्ट्र का जिक्र यहाँ पे किया है हमारे भाइयों ने, आपने भी जिक्र किया महाराष्ट्र का के इलेक्शंस में इन्हें गड़बड़ी नजर आई। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पूरे महाराष्ट्र में पूरे विपक्ष ने केवल 87 शिकायतें दर्ज कराई कि ये व्यक्ति का जो है मतदान सही से नहीं बन पाया या इसका नाम कट गया, केवल 87। अगर ये लोग वाकई में इस चीज के लिए चिंतित हैं और इनके पास कैडर है तो ये देखिए ये शिकायत क्यों नहीं दर्ज कराते। मैं जानना चाहता हूं कि ये बिहार में जब ये एसआईआर चल रहा है तो क्या इलेक्शन कमीशन ने पूरा मैकेनिज्म नहीं किया है क्लियर कि ये मैकेनिज्म है। आप जाइए, अगर अब आपको कभी नजर आ रही है, आपके बूथ लेवल कार्यकर्ता है ना, बीजेपी के हर जगह पन्ना प्रमुख होते हैं, एक पन्ने पे जितना आदमी है उसकी वोट डलवाने का प्रमुख होता है। तो इनको भी सलाह दीजिए, कांग्रेस वालों को, आरजेडी वालों को, कि बनाइए अपना पन्ना प्रमुख और उसको जिम्मेदारी दीजिए, जाओ और हर बूथ पे चेक करो। महेंद्र जी, सवाल ये उठता है कि आपके हाथों मिश्रा जी, आपके पास आने वाले महेंद्र जी देना चाहता हूं। महेंद्र जी, सवाल ये उठता है कि 12 जून को बाकायदा चुनाव आयोग ने कहा था कि आपके पास जितना आइटम बम पड़ा हुआ है सबूतों का लेकर के आ जाइए। बाकायदा मेल भी लिखी, जो स्टेटमेंट मैं आयोग की पढ़ रहा हूं उसमें साफ तौर पर लिखा है, भाई साहब आइटम बम और सबूत सारे लेकर के आ जाइए। ना राहुल गांधी वहां पहुंचे, ना उनके बिहाफ पे कोई बंदा पहुंचा और ना ही वो आइटम बम पहुंचा। महेंद्र जी। हाँ, सबसे पहले तो मैं सबसे चाहूंगा ताली बजा दें ये हमारे अभिषेक जी जो है ये राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर नहीं आते, ये बीजेपी के ही प्रवक्ता है। दूसरा, जब मेरे साथी बोल रहे थे तो आप थोड़ा सब्र तो रखिए उनको सुनने का। आपको दूसरे को डिस्टर्ब करने की इतनी क्या आदत पड़ गई है कि मतलब आप ही की बात सुनी जाए, जहां मोदी जी की बड़ाई हो रही है वो आपकी बड़ाई हो रही है, वही बोला जाए तो सुना जाएगा। अगर कोई जरा सा क्वेश्चनिंग करता है तो आप उसको बोलने नहीं देंगे। आप कौन से लोकतंत्र में जी रहे हैं? टेलीविजन है भाई, पब्लिक सुन रही है, पब्लिक सब देख रही है, आप किस तरह डिस्टर्ब करते हैं। जहां तक ताल्लुक है राहुल गांधी जी का, राहुल गांधी जी ने अभी तक उनकी स्टेटमेंट को पूरा सुन लीजिए, वो ओपन करने वाले हैं और इलेक्शन ऑफिस को देकर के हमें भद पिटानी है क्या? वो कुछ ना कुछ उल्टे सीधे बयान दे करके उस चीज को रफा दफा कर देगा। अरे मैं भी सरकारी अफसर रहा हूं साहब, किसी सरकारी चीज को रफा दफा फाइलों पे कैसे किया जाता है हमें बखूबी मालूम है। तो ये अभिषेक जी ज्यादा हमें ज्ञान मत बताइए। आपके पास पाकिस्तान, आपके पास मुसलमान, आपके पास देशद्रोही और राहुल गांधी, इन चारों के अलावा प्रधानमंत्री और पूरा बीजेपी के अलावा बोलना नहीं आता कुछ भी आपको। आप समझदार बनिए, देश को जैसे आप चला रहे हैं चलाइए। आज अब अमेरिका को भी बता रहे हैं कि उसकी इकोनॉमी डूब जाएगी, भाई वो आप मान गया, अभिषेक जी मान गया, आप तो इकोनॉमिस्ट भी हो गए। अमेरिका को भी डुबो दिया आपने, पाकिस्तान को भी डुबो दिया और भारत को उठा दिया। अरे हकीकत क्या है भाई? आपका प्रधानमंत्री खुद कहता है मैं 86 करोड़ लोगों को खाना खिलाता हूँ। अगर किसी आपको मान गए जी, हम लोकतंत्र है, आपको मान गए। अगर किसी को पूछना है, आप चुप रहिए ना, बहुत बोल चुके, थोड़ा चुप रहिए आप, ये जनता सुन रही है आपको। आप ये जो राजनीतिक विशेषज्ञ है, आप बीजेपी के प्रवक्ता बन के आया कीजिए। अब मैं बताता हूँ काम की बात आपको। देखिए जनाब, महाराष्ट्र के अंदर जितने वोट जोड़े गए, अरे भाई वो नकली वोट थे, वोट डाल के चले गए, शिकायत कौन करेगा? वो वोट डाल के चले गए। आपको मालूम है एक एक घर के ऊपर, एक कमरे के घर के ऊपर 20-20 वोट है, वहां 20-20 वोट। कर्नाटका में जो पकड़ा गया आप सुन लीजिए, उससे सारा पता लग जाएगा। वहां की बेंगलुरु रूरल की सीट है जहां पर डीके शिव कुमार जी के भाई सुरेश कुमार जी लड़ते हैं। वो पिछले 4 पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 1-1.5 लाख से लेकर 2.5 लाख की वोटों से जीते। पिछला इलेक्शन वो 2-2.5 लाख वोट से हारे। आप बताइए, जहां कर्नाटका में कांग्रेस का एक वर्चस्व आया, पब्लिक का एक फेवर था उसके अंदर, उसके बावजूद उनका हारना, जब हमने वहां तय किया कि भाई इसकी जांच कराई जाए, वहां क्या आपको मालूम पड़ा है? वहां 1 से 1.5 लाख वोट नए जोड़े गए। मतलब पूरा कर्नाटक आप जीत गए, एक सीट आप हार गए और वो इलेक्शन कमिशन ने आपको जानबूझ के हराई है। थैंक यू इतना एंटरटेनमेंट करने के लिए। आप अच्छा मजा मिश्रा जी, विनोद जी, बहुत अच्छा मजा करते हैं। धन्यवाद। जो वोट काटे गए चलिए, वो किसके थे वो आप ही महेंद्र जानते जी, हैं, आप क्योंकि आप काट के मिश्रा आए जी से थे। पूछ तो लेते जनाब हैं। अभी मिश्रा थोड़ा दिन जी, सब्र कीजिए, सब कुछ खुलेगा। मिश्रा जी अगर लगातार आरोप लग रहे हैं तो आपको कुछ जवाब तो देना चाहिए सरकार की तरफ से। मिश्रा जी,
डरते क्यों हैं? जी मिश्रा जी। अगर गलत काम नहीं किया अरे तो भाई डरते क्यों हैं? अब मोहिंदर जी हो गया भाई, हो गया हो गया हो गया जी हो गया। मुझे पता है कि 10-15 सालों से सत्ता से दूर होने की खींच बहुत है, आपका बहुत मन करता है बोलने का, लेकिन क्या बताए जनता मौका ही नहीं दे रही है। अब इसमें जनता जनता काम की का जो बात निर्णय होगी। आ रहा है वो आपको स्वीकार करना चाहिए। अब शांत हो जाइए, अब शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, बीपी मत बढ़ाइए अपना, शांत। देखिए, मैं दो प्रदेशों को कोट करना चाहता हूं विनोद जी। मैं चाहूंगा कि कांग्रेस के साथी बिना टोके सुने। उम्र में आपसे मैं बहुत लगभग 7-8 साल का छोटा हूंगा, तो थोड़ा सा छोटों को भी सुनिएगा, बड़ों का बड़प्पन दिखता है फिर। देखिए, मैं दो प्रदेश कोट करता हूं। कर्नाटका में 5 बजे जो डेटा था इलेक्शन कमीशन का, टोटल वोटिंग का, वो 57% था और फाइनल 61% आया। सरकार किसकी बनी? कांग्रेस पार्टी की। तेलंगाना में 5 बजे तक 61% था, फाइनल आया 63.2%। सरकार किसकी बनी? कांग्रेस पार्टी की। तो क्या राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना और कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनवाई और उनको फायदा पहुंचाया? ये अगर राहुल गांधी जी की बातों को मैं मानूं, जैसा कि वो लगातार बोल रहे हैं, ये इलेक्शन कमीशन नहीं कह रहा, ये मैं भी नहीं कह रहा हूं, ये राहुल गांधी जी जो बातें बोल रहे हैं उससे परिलक्षित हो रहा है। तो दो प्रदेशों के उदाहरण मैंने आपको दे दिए। बाकी कांग्रेस पार्टी भी समझदार है, उसके प्रवक्ता भी समझदार है और देश की जनता भी समझदार है, कौन क्या कर रहा है सबको पता है। अब देखिए, एक चीज मैंने नोटिस करी विनोद जी, राहुल गांधी जी ने जिस अपने भाषण में कहा कि द इलेक्शन प्रोसीजर इन इंडिया इज डेड, ये भाषा जो है ये भारत के 60% लोगों को समझ में नहीं आती। तो राहुल गांधी जी ने तो 60% लोगों तक अपनी बात पहुंचाई ही नहीं। 60% से तो उनका संवाद ही समाप्त हो गया, क्योंकि अंग्रेजी बोले, अंग्रेजी लोगों को समझ में आती नहीं। अरे भाई, आपको कम से कम हिंदी में बोलना चाहिए था, जो भारत के लगभग 85% से ज्यादा लोग वो भाषा समझ पाते हैं, और उसमें आप कहना क्या चाह रहे हैं, आपका मैसेज जनता का, आपका संदेश जनता तक पहुंच पाता। लेकिन आपने ऐसी भाषा का प्रयोग किया कि आपका 60% से कनेक्शन ही कट गया। अब देखिए, राहुल गांधी जी कहते हैं कि भैया इकोनॉमी डेड है, इलेक्शन प्रोसीजर डेड है। तो भैया इनको सब कुछ तो डेड नजर आ रहा है। तो देश की जनता कह रही है कि जनता की दृष्टि में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ही डेड है, इनका कोई मतलब नहीं रहेगा। अब देखिए, राहुल गांधी जी और नरेंद्र मोदी जी में अंतर क्या? आज नरेंद्र मोदी जी बनारस में बोल रहे थे, तो उन्होंने सीधे जनता से उस भाषा में संवाद किया जिस भाषा को जनता समझती है, और सीधे जाके जनता से जुड़ जाते हैं, ठीक है। और राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी की तो आदत बन गई है विनोद जी, वो ये हर उस बात का विरोध करते हैं जो राष्ट्रहित में होता है। और जनता जो है वो कह रही है कि राहुल गांधी जी के द्वारा और कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो लगातार ये मानसिक अपंगता का प्रदर्शन किया जा रहा है, उसका इलाज पिछले 10-15 सालों से भारत की जनता कर रही है, और जनता आगे भी इलाज आदर्श नहीं जी, रखेगी। 14 में कर चलिए दिया, मिश्रा 19 जी, में कर दिया, आदर्श 24 जी में के कर पास दिया, चलते हैं। 29 में भी आदर्श कर जी, देगी, 34 में भी कर देगी। चुनाव आयोग ऑटोनमस है, लेकिन कहीं ना कहीं जो जो सरकारें आती रही उसका इस्तेमाल करती रही हैं। अगर हम बात करेंगे स्वर्गीय राजीव गांधी के असैसिनेशन के बाद, तब चुनावों को टाला गया था और उनकी अस्थियां लेकर के हर राज्य में जाया गया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक चुनाव आयोग है स्वतंत्रता है, लेकिन कब इसको मिली? आपने स्वाय एक, मुझे लगा यहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर शेषन साहब आए थे तो उस वक्त किसी ने उनके ऊपर उंगली नहीं उठाई, वरना हर चुनावों में चुनाव आयोग के ऊपर उंगली उठाई जाती है। अब प्रश्न ये है कि राहुल गांधी किस भाषा में बोल रहा है, इसकी ये नहीं है। तो ये प्रधानमंत्री जी किस भाषा में बोल रहे हैं उसका मतलब नहीं है, क्योंकि वो नहीं बताना चाहता है राहुल गांधी। बात सुनिए, प्रधानमंत्री जी आपकी भी भाषा अंग्रेजी बोलते जनता हैं, जब तक उनको पहुंच जरूरत वाली होती है होनी किसी चाहिए, अंग्रेजी को। आपकी भाषा जनता तक पहुंच वाली होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज बताइए, मैं अभी फ्रेंच भाषा में बोलना शुरू कर दूं, मैं फ्रेंच भाषा में बोलना शुरू कर दूं, इस चैनल को देखने वाले कितने लोग मुझे समझ पाएंगे? अरे भाई, भाषा संवाद का माध्यम होती है। अगर आप उस भाषा का प्रयोग करेंगे जिसमें कम से कम लोग संवाद करते हैं, तो कैसे काम चलेगा? अरे आप तो इतने सीनियर है, आप तो इतने सीनियर है, कम से कम मैं अपेक्षा करता हूँ कि राहुल गांधी जी को आप ये बताएं। जिनको तक वो आवाज अपनी पहुंचाना चाहते हैं उनको इंग्लिश नहीं आती। इन बातों को छोड़ो, इनमें क्या है, किस भाषा में बोला है, उसका मतलब क्या है, वो कहना क्या चाहते हैं, वो तो समझ नहीं आती। वो आपको भी समझ आ जाती है वो तो अच्छी तरह से। अगर आपको भी समझ आ रही तो भाषा को लेके आप किस बात की चिंता कर रहे हैं? मतलब जो सबसे बड़ी बात है
कि यहाँ पे इलेक्शन के जो नई लिस्ट बनती है, मसला यही है, असेंबली जिस पे डिस्टर्ब, पार्लियामेंट डिस्टर्ब हो रही है। 21 नोटिस अगर राज्यसभा को मिले हैं, रिसीव किए हैं, तो कोई रीजन होगा कि एमपी ने दी है, नोटिस पर चर्चा कर लो, क्या बात है। अगर उस पे इलेक्शन कमीशन के ऊपर के बाद ये कही जा रही है, उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन को क्लियर करनी चाहिए, इसमें कौन सी बात है, सामने है, उन्हें उनके साथ बैठ के क्लियर करनी चाहिए, जो भी उनकी लिस्ट है उसको उनको दिखाना चाहिए। विनोद जी, कितने प्लीज लोग, मुझे 10 सेकंड का टाइम विनोद जी दीजिएगा, को मैं आदर्श जी की एक बातों छोटी का सी जवाब बात देने। बताता हूँ। विनोद जी, जब इलेक्शन होते हैं, आपके जम्मू में कितने बिहार के लोग होते हैं जो भागते हैं यहाँ से वोट डालने के लिए? अगर वो यहीं आके रह रहे हैं, यहाँ के आधार कार्ड भी बने हुए हैं, उनके उनके वोट वहां कैसे बने हुए हैं? ये चीजें सब सारी चेक कर रही है, पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ है। ये सिर्फ एक स्टेट की बात, एक शहर की बात नहीं कर रहा, पूरे हिंदुस्तान के अंदर माइग्रेंट जो लोग हो चुके हैं। जब मैं राहुल गांधी बिल्कुल डॉक्टर अभिषेक, किसी का पक्ष नहीं करना, डॉक्टर अभिषेक, आप पर क्यों महेंद्र जी ये आरोप लगा रहे हैं धर्म के कि आधार आप पर भाजपा की लाइन टू करते हैं, भाजपा की साइड लाइन फौजी को पकड़ के करोगे? जी। विनोद जी मेरा एक छोटा सा काउंटर है, छोटा सा आदर्श काउंटर जी। है, छोटा सा काउंटर है, अगर चलिए मुझे चलिए समय चलिए दे दो। मिश्रा 10 जी सेकंड का समय जी। अभिषेक जी, मैं 10 सेकंड ले लूं, फिर आप बोल दीजिए। चलिए ठीक है, अभी ठीक है, मैंने ठीक बस है। ये दूसरे को मैंने नहीं अभी बोलने देता, बिल्कुल नहीं बोलने दूंगा तुम्हें। अपनी अरे आवाज चुप भाई, रखो, बिल्कुल दूसरे को बोलने नहीं मैंने देता आपसे समय नहीं मांगा है। अच्छा महेंद्र जी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जिसका समय है वो मुझे दे रहा है, रहने दीजिए। जिसका समय है वो मुझे दे रहा है। चुप। ये बेगानी शादी में महेंद्र अब्दुल्ला जी, दीवाना, चुप रहिए। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, नहीं, इनको बोलने जिसका नहीं दूंगा। टर्म है वो मुझे दे रहा इनको बोलने है। नहीं अरे दूंगा। तुमसे तो नहीं मैं मांगा दूसरे ना, को बोलने तुमसे नहीं तो नहीं देता। मांगा ना। महेंद्र अरे जी, नहीं, तुमको नहीं, तुमको मतलब देखिए कुछ नहीं करना, पोलाइटनेस की मतलब एक कुछ लिमिट नहीं होती है। महेंद्र जी प्लीज, क्या है चुप हो भाई? जाइए। महेंद्र जी क्या है ये? महेंद्र जी चुप हो जाइए, पोलाइटनेस की एक क्या है लिमिट ये? होती है। आपको किसी दूसरे को बोलने नहीं बेगानी दूंगा। शादी देखिए में कुछ तो अब्दुल्ला सभ्यता दीवाना, रखिए। बेगानी आप शादी में इतने अब्दुल्ला बड़े दीवाना। अरे दल के मैंने तो प्रवक्ता कांग्रेस हैं, के कुछ तो प्रवक्ता से अपनी समय वो मांगा रखिए, था। मर्यादा में रहिए। मैंने अपने साथियों महेंद्र से जी समय कुछ तो मांगा, मर्यादा उसने दिया। रखिए अपनी। जी 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 अरे आदर्श जी जब बोल रहे थे, आप बीच में मैं- डिस्टर्ब करते हैं, बोली उठा उठा के। शांति से बोलिए और शांति से अरे सुनिए। महेंद्र जी, आपसे ज्यादा कोई डिस्टर्ब नहीं करता महेंद्र जी। आपसे ज्यादा कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता महेंद्र जी। थोड़ा थोड़ा आप दूध एक बात पीजिए, ध्यान रखिए। क्योंकि राहुल गांधी जी को सब्र राहुल रखिए, आप गांधी जी बहुत को बड़ी कॉम्प्लेन पार्टी के वाले दूध की प्रवक्ता हैं। आवश्यकता है, और उनकी पार्टी के लोगों को भी कॉम्प्लेन वाले दूध की आवश्यकता है। दूध पीजिए थोड़ा। एक चलिए। आपसे 10 साल छोटे अभिषेक लड़के ने जी। आपका बीपी बढ़वा दिया। जी। आपकी योग्यता क्या है, स्वतः प्रदर्शित हो रही है। देखिए, अभी 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 जब हमारे आदर्श गुप्ता जी कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन को सारी चीजें क्लियर करनी थी, तो आदर्श जी, इलेक्शन कमीशन ने कहा राहुल गांधी जी से कि आओ भैया, आओ ना। न राहुल गांधी गए, न कांग्रेस पार्टी का कोई नेता गया, न महेंद्र प्रकाश गए। अरे कोई जाएगा तब बात करेंगे कि किसी को भी चलिए चलिए, आपने बोल दिया। अब मैं अभिषेक जी आप पर एलिगेशन है, आप पर एलिगेशन महेंद्र जी ने लगाया है कि आप बायस्ड हैं, बीजेपी का या सरकार का समर्थन करते हैं। इसको आप थोड़ा जस्टिफाई कीजिए। जी ये अब महेंद्र जी प्रथम नहीं है। मैं ज्यादातर जहां भी मैं 4-5 न्यूज चैनल्स में मैं डेली में जाना होता है, तो जहां भी मिलते हैं मेरे को, मेरे कई जो जब भी मेरे कांग्रेस के मित्र मेरे से नाराज हो जाते हैं तो मुझे कांग्रेस का प्रवक्ता कहने लगते हैं, जिसके मुझे बड़ी पीड़ा होती है, क्योंकि प्रवक्ता जैसा पद उसके लायक मैं हूं नहीं। ये ना बीजेपी ने मुझे इस लायक समझा है, ना कांग्रेस ने। खैर कांग्रेस में जैसे कि इन्होंने बताया, ये पहले सरकारी कर्मचारी रह चुके हैं और उन्हें ये भी मालूम है फाइलें ऐसे इधर उधर कैसे की जाती हैं, तो इनकी कॉम्पिटेंसी मुझसे बहुत ज्यादा है, इस वजह से कांग्रेस में हैं और प्रवक्ता पद पे हैं। मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है, तो मैं फिर से क्षमा प्रार्थना के साथ महेंद्र जी से, और ये कहते हुए कि मैं नहीं हूँ, बीजेपी ने मुझे इस लायक नहीं समझा, मैं क्षमा चाहता हूं महेंद्र जी से। पर एक बात जो आदर्श जी के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं, टीएन शेषन साहब बेदाग नहीं थे। टीएन शेषन साहब के ऊपर भी इल्जाम लगाने वाली पार्टी कांग्रेस ही थी। टीएन शेषन साहब को भी जांच कमेटी का सामना करना पड़ा था, और वो जांच कमेटी बैठाने वाली पार्टी भी कांग्रेस ही थी। इस देश में जिस भी व्यक्ति ने कुछ सही करने की कोशिश करी है, उसकी गर्दन पकड़ के खींची है कांग्रेस ने। आप जिस विजय के लिए, 71 की विजय के लिए जिन माननीय इंदिरा गांधी जी को श्रेय दिया जाता है, और मिलना भी चाहिए, मैं भी देता हूं, परंतु उसके असली हीरो सैम मानेकशॉ जी को उनकी सारी मरते क्षण तक, जब तक एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति नहीं बने और उनके बेड पे नहीं पहुंचे, तब तक उन्हें उनकी सैलरी पूरी नहीं मिली थी। अब ये समझिए, वो व्यक्ति सारी जिंदगी सरकार से कहता रहा, तुमने मुझे फील्ड मार्शल तो बना दिया, उसकी सैलरी तो दे दो मुझे। ये कांग्रेस की सरकार ने ये तक नहीं किया।
आप देखिए इन्होंने नरसिम्हा राव जी के साथ क्या किया, वो तो इन्हीं की पार्टी के थे, हमें बहुत पसंद है। मैं चाहता हूं कांग्रेस पार्टी आए सत्ता में, नरसिम्हा राव जी जैसा कोई लीडर आए जिसकी जिसकी दूरदर्शिता के पीछे हम जैसे लोग पीछे चल सकें। पर अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि राहुल गांधी जी के अलावा कांग्रेस के लोगों को कोई और अपनी पार्टी में विद्वान या उनसे ज्यादा बेहतर कैंडिडेट नजर नहीं आ रहा। एक दूल्हे को जो कई बार आप घोड़ी चढ़ा चुके हो, उसकी कई बार आप तैयारी कर चुके हो, बारात नहीं पहुंची है भैया। चलिए देश की जनता को ये दूल्हा पसंद अभिषेक नहीं जी, है, अपना महेंद्र दूल्हा जी, चेंज कर महेंद्र जी से दीजिए। पूछ लेते हैं। महेंद्र जी, ये बम कब फूटेगा और इसका रिएक्शन कैसा होगा, क्या इसकी प्रतिक्रिया रहेगी? हाँ, अभिषेक जी, पहले तो मैं आपसे आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। मैंने जो आपको कहा, कहीं कांग्रेस की अच्छाई भी तो बताया कीजिए साहब। राजनीतिक विश्लेषण के जो है बीजेपी की बुराई भी बताएगा थोड़ी सी। खैर, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। मैंने अभी अभी टेलीविजन पे तारीफ आप की आते हैं, तो, बोलते मैंने हैं, अभी आपको नरसिम्हा राव जी की तारीफ करी तो। मैं आपसे जो कहना चाहता हूँ ये है कि आपके साथ मैं कई दफा आया हूँ। मैं माफी चाहता हूँ मेरी किसी बात में अगर आपको तकलीफ पहुंचाई हो। जो बीच में डिस्टर्बेंस होती है सर, उसमें मजा नहीं आता। जो आदर्श जी बोल रहे थे, दूसरे लोग बोल रहे थे, मेरे को सुनने में भी इतना अच्छा लगता है। और मैं कभी किसी को डिस्टर्ब नहीं करता सर, ये इल्जाम मुझ पर मत लगाइएगा। अब बात आती है आपने जो बात कही, देखिए दूल्हा तो एक ही रहेगा। पार्टी कोई पार्टी हो देश की या विदेश में कहीं चले जाइए, किसी एक को दूल्हा बनाना। वाजपेयी जी साहब कितने साल तक प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, कितने सालों तक। राहुल गांधी तो अभी 10-11 साल ही हुए सर। तो आप वाजपेयी जी को तो बदलने के लिए किसी ने नहीं कहा। पार्टी में अगर 10-12 नेता हो जाएंगे, यकीन मानिए वो पार्टी खत्म हो जाती है। किसी एक को तो नेता आपको लेके चलना ही पड़ेगा। लोकतंत्र भी हो, चाहे प्रजातंत्र हो, चाहे वहां पर हिटलरशाही हो, चाहे वो मायावती हो, चाहे मुलायम सिंह हो, चाहे लालू यादव हो, चाहे कोई ममता जी हो, कोई पार्टी हो, ये तो होगा ही। आज मोदी जी है तो मोदी जी की बात को कोई काट के दिखाए। अब आप हंसिएगा मत, आप हंसिएगा मत। उपराष्ट्रपति ने मोदी जी की बात को टाला तो नतीजा देखा। कब इस पे भी कमेंट कर दो सर कि उपराष्ट्रपति की भी इतनी हैसियत नहीं है कि मोदी जी की बात को टाल सके। तो जनाब, मैं उसको बुरा नहीं मानता। नेता एक ही रहेगा साहब, जिस मैं तरह कह देश चुका चलाना हूँ, एक चाहता हूँ उस चैनल पे तरह कह चुका चलाऊंगा। हूँ। अगर बीच में कोई बोलेगा तो हटा दूंगा। तो आप हमारे राहुल जी को मत बोलिए। राहुल जी हमारे नेता है, वो देश को लेकर चल रहे हैं, पार्टी को लेकर चल रहे हैं। पूरे अपना जागरण अभियान चलाया, आज भी चला रहे हैं। और जब वो बात कहते हैं उसे सुनिए ना। हम जबरदस्ती नहीं करें कि मानिए आप। अगर वो कोई कुछ कहते हैं तो पार्टी का रुख होता है, वो सारी पार्टी उनके साथ है। आपने पार्टी में कोई विद्रोह देखा? हमारा लोकतंत्र देखिए कि हमारी पार्टी में अंदर ही बैठकर हमारे लोग बुराई कर सकते हैं पार्टी की, उनको निकाला नहीं जाता। चाहे वो मनीष जी हो, चाहे वो आपके विदेश मंत्री जिनको आप बनाने की सोच रहे हैं, लेकिन वो जाएंगे नहीं। चिंता मत कीजिए। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड को जिसको कहा गया हो, वो पार्टी कभी नहीं छोड़ता। हमारे बड़े अच्छे वफादार सैनिक है देश के, उनको हमने इलेक्शन लड़वाया था यूएनओ का। नहीं महेंद्र जी, आप रहे भी आपके पास गिने चुने ही हैं, काफी सारे लोग तो नहीं, बीजेपी में चले देखिए, गए। हर कार्यकर्ता राहुल गांधी है सर। हर कार्यकर्ता राहुल गांधी है। हमारे हर विनोद आदमी जी, नेता है, हर जी। आदमी समझदार है, हर आदमी प्रधानमंत्री बन सकता है। चलिए महेंद्र जी, ये मत मिश्रा जी सोचिए से जान कांग्रेस के अंदर लेते नेता हैं। नहीं। मिश्रा जी से जान लेते हैं, एकदम से 65 लाख वोटर लिस्ट से डिलीट होना, ये बहुत बड़ी बात है। शायद ये कारण है विपक्ष लगातार उंगलियां उठा रहा है आयोग की कार्यप्रणाली पर भी और सरकार पर भी। देखिए देखिए विनोद जी, अभी अभिषेक जी ने भी एक बात को कहा था कि इस पूरी प्रक्रिया में जितने भी स्टेप्स हैं, उन सबको करने के बाद इलेक्शन कमीशन ने फाइनल डेटा देने की बात। और जो अभी तक रहा 99.8% जो इलेक्शन कमीशन ने कहा, वोटर्स को वो कवर कर चुके। और इलेक्शन कमीशन रिस्पॉन्सिबल है इस बात के लिए कि उसे चुनाव प्रक्रिया में या चुनाव सुधार कैसे करने हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वही वाला संविधान, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326 कहता है कि भैया इलेक्शन कमीशन इज सोली रिस्पॉन्सिबल कि वो किस प्रकार के चुनाव सुधार करना चाहता है और किस प्रकार की प्रक्रिया के माध्यम से करना चाहता है। जो जो उसके कार्य हैं, उन मामलों में संसद या सरकार जो है वो हस्तक्षेप नहीं कर सकती। अगर राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी के लोगों ने उस संविधान को लहराने के बजाय पढ़ा होता तो शायद इस प्रकार की अनर्गल या क्या कहते हैं उलूल जुलूल बातें उनके द्वारा न बोली जाती और इलेक्शन कमीशन जो एक संवैधानिक संस्था है उसको निशाने पर ना लिया जाता। दिक्कत यही है कि भैया राहुल गांधी संविधान तो लहरा देते हैं। और मैं अभी पूछ लूं
अभी कांग्रेस पार्टी के साथी ये बता दें कि जिस इलेक्शन कमीशन को उनके नेता टारगेट कर रहे हैं, उनके नेता डेड बता रहे हैं, उस इलेक्शन कमीशन का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक किया गया है, तो मैं मान लूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने कुछ संविधान पढ़ा हो। जी महेंद्र जी। देखिए मेरे दोस्त मिश्रा जी जो है ना जी, ये लगता है कुछ लीगल बैकग्राउंड लिए बैठे हैं। ये अनुच्छेद सनुच्छेद ये सब वकीलों के लिए छोड़ दीजिए जनाब, हम राजनीति की नहीं बात भाई, करने बैठे मेरे हैं। लिए मेरे जिस दिन संविधान का आप प्रत्येक अनुच्छेद का मायने रखता है ना 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 ये बताइए ना। अरे आप इलेक्शन कमीशन पर चर्चा करने आए, आपको पता नहीं कि इलेक्शन कमीशन का उल्लेख संविधान के किस पार्ट में है, आपको पता नहीं कि इलेक्शन कमीशन का उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में है, आपको पता नहीं कि इलेक्शन कमीशन चलिए की चलिए नियुक्ति का चलिए, उल्लेख किसी किस भी आर्टिकल में होगा ना महेंद्र जी। आपको पता नहीं कि इलेक्शन कमीशन महेंद्र की जी, ये पावर मामला किस तूल आर्टिकल पकड़ में, गया है, वो मतलब वाकई में जिस मुद्दे पर बोलने आए हैं उस मुद्दे के निष्कर्ष बारे पर में कुछ पता पहुंचेगा ही नहीं है। महेंद्र जी, किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगा ये मुद्दा। जी महेंद्र जी। मिश्रा जी आप इलेक्शन ऑफिस के प्रतिनिधि है क्या? आप पार्टी की बातें कीजिए। जहां नहीं, तक मैं पूरे इस अनुच्छेद देश का सिखा दूंगा। नागरिक हूँ, मैं इस देश का नागरिक हूँ और नागरिक होने के नाते मुझे संविधान पता होना चाहिए। और मुझे फक्र है कि मुझे भारतीय संविधान के अनुच्छेद याद हैं, क्योंकि देश संविधान से चलता है। महेंद्र जी, अगर मेरा संविधान सिंपल सा याद सवाल नहीं है, होगा किसी तो निष्कर्ष नीति पर बनाते पहुंचे वक्त कि हम ये उसका मुहिम पालन नहीं कर जो पाएंगे। मुहिम राहुल गांधी ने शुरू नीतियां किया, क्या बनाते किसी वक्त निष्कर्ष संविधान पर का पालन पहुंचेगा? करते हुए संविधान आना भी चाहिए, किसी संविधान निष्कर्ष पता भी पर होना पहुंचेगी चाहिए। ये मुहिम? लहराने से महेंद्र जी काम नहीं चलेगा, महेंद्र जी संविधान पता भी होना अरे चाहिए। जी, थोड़ा एक दफा थोड़ा चुप भी रहिए भाई, दूसरे को बोलने दीजिए। तो आपको अनुच्छेद सारे सिखा दूंगा यहाँ। नहीं मैंने सारे नहीं अनुच्छेद हमें आप मालूम है, गूगल कर हिंदुस्तान लीजिए। के अच्छा संविधान के चलिए, मालूम है। आपको दिया 2 मिनट, गूगल कर अब लीजिए। आप थोड़ा चुप चलिए रहिए दिया ना। 2 मिनट, गूगल कर लीजिए। गूगल करके ही बता दीजिए भाई। महेंद्र जी, मैंने भाई सवाल गूगल आपसे करके ही चेंज बता किया, दीजिए, मैंने कुछ और पूछा आपसे, क्या किसी गूगल करके निष्कर्ष ही पर बता पहुंच दीजिए कि पाएगा? संविधान के जो किस भाग फ्लाज में है। आपको लगते हैं चुनाव आयोग में, वो दूर हो पाएंगे? महेंद्र जी बकायदा हो गए सर। आप देखिए जो आंदोलन चल रहा है पार्लियामेंट के अंदर, अब विपक्ष को दबाने की कोशिश की जाती है, लेकिन जो सच्ची बात होती है उसके अंदर सत्ता पक्ष को दबना ही पड़ता है। चाहे ये कितनी भी कोशिश कर ले, इस पर बहस पार्लियामेंट में होगी। जहां इलेक्शन ऑफिस की जो कार्य प्रणाली है उसके ऊपर चर्चा होना चाहती है कि ये किस तरह कर रही है, किससे पूछ के कर रही है। एक चीज तो मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूं कानून की, कि जब भी इलेक्शन ऑफिस किसी प्रोसेस को करता है, सुधारवादी हो या असुधारवादी हो, वो एक सर्वदलीय सम्मेलन जरूर बुलाता है, सर्वदलीय मीटिंग जरूर करता है। जी, क्या इस सारी प्रोसेस को करने से पहले बिहार में या पूरे हिंदुस्तान के राजनीतिक दलों को बुला करके कोई बैठक की गई? क्या उनको बताया गया? तो ये तो संविधान में जानता हूं इतना तो, कि जी। मीटिंग तो बुलाना पड़ेगा भाई, उसके लिए किसी इस अनुच्छेद बात की का जरूरत नहीं संविधान है। में कहीं और मैं उल्लेख नहीं है, अनुच्छेद लेकर इस बैठूंगा। बात का संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है, इस बात का लेकिन संविधान में कहीं आदर्श जी, उल्लेख सवाल नहीं ये है, उठता है कि जिस तरीके से इस बात का आदर्श संविधान में जी, कहीं उल्लेख नहीं सवाल है। ये उठता है कि जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए जा रहे हैं, और दूसरी विनोद जी, जिस बात इलेक्शन का कमीशन ऑफ संविधान में इंडिया कहीं उल्लेख लगातार नहीं है प्रयत्न वो करता है कांग्रेस कि के पोल प्रवक्ता बता परसेंटेज रहे हैं, ज्यादा लेकिन हो। जिन बातों का उल्लेख है उस पर अब्बा डब्बा जब कहीं ऐसा तो नहीं विश्वास ना उठ जाए जनता को, जिस तरीके से विपक्ष नहीं ऐसा नहीं है। बड़ा हमारा हाँ, बिल्कुल। लोकतंत्र जो है लोकतंत्र है, इसमें विश्वास नहीं होता कि जो बातें होती रहती हैं, इसमें नहीं, हर चुनावों में होती हैं, हर जगह होती है, जी। हर पार्ट में होती है हमारी इंडिया के, इसकी कोई बात नहीं है। लेकिन ये कहना कि इलेक्शन कमीशन ही नहीं सब कुछ है, ये बड़ी बात नहीं है। पार्लियामेंट जो है सुप्रीम है, वहां पे अगर ऐसी कोई बात आती है तो चर्चा की जा सकती है, उसमें कोई शक नहीं है। इसमें ये नहीं है हम कह रहे कि राहुल गांधी जो आरोप लगा रहा है वो सही है, या दूसरे जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो कुछ आ रहा है वो सही है। अगर इस पे डिस्कशन होती है तो कौन सी बड़ी बात है? आप उसको सर को लेके चलते हैं SIR को, ऐसी कौन सी बात? अगर 65 लाख वहां से वोटर निकाल दिए जाते हैं तो पूछने पर बताना चाहिए कि क्या बात है, क्यों वो निकाले गए। वेट इनको भी वेट कर, आप कहते हैं सर्वदलीय बैठक तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन उससे पहले जो मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है। वो लिस्ट पहले निकालेगा, जो 65 लाख के बिना जो लिस्ट है वो उनको निकालेगा। अगर उसमें ऑब्जेक्शन जो है उनको फाइल करने पड़ेंगे, इनको लगेगा कि इसमें ये गलत इन्होंने निकाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात विनोद जी ये है, कहना बहुत आसान होता है, आम आदमी जो है उस वो ऑब्जेक्शन नहीं फाइल कर पाता, उसे पता ही नहीं होता मुझे निकाला गया या नहीं निकाला गया। हर एक आदमी जो है इतना पढ़ा लिखा नहीं होता और इतना टच नहीं रहता कि उसे पता चल सके कि मुझे 65 लाख में मेरा नाम है या नहीं है, और उसके ऑब्जेक्शन किस तरह से फाइल करने हैं, ये चीजें सब जो है
बड़ा मुश्किल हो जाती है। इसलिए इसके ऊपर क्लैरिफाई करना पड़ेगा इनको, और उनको एक सिस्टम से चलना पड़ेगा। ये नहीं है कि आपने जो कह दिया वो कर दिया। यहाँ लोग मर चुके होते हैं, उनके भी नाम लिखे होते हैं। जहाँ लोग छोड़ के चले गए होते हैं, शायद उनके नाम लिखे होते हैं। ये ऐसी है जो हर बार इलेक्शन के आती है, जिस वक्त भी लिस्ट बनी जाती है उस पर ये चर्चा होती है। और सबसे बड़ी बात ये है, यहाँ पे तो आपने सोशल मीडिया में देखा होगा जिस तरह से डॉक्टर अभिषेक, आप मुझे बताइए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, हैरान की बात है, मैच को जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया आइटम बम, ये डॉग के नाम से वो लग गई है, फिर उसके बाद ये कहा गया कि जो रिटायर्ड भी हो जाएंगे उनको, इसके पीछे आपको क्या लगता है? देखिए, जैसी भाषा का प्रयोग हमारे महेंद्र जी और आदर्श जी ने प्रयोग किया, इलेक्शन कमीशन को किस तरीके से क्वेश्चन करना चाहिए, जिस तरीके से गुप्ता जी बता रहे थे, जिस भाषा का प्रयोग आदर्श जी ने किया, ये ही भाषा आदर्श है। बिल्कुल जैसा इनका नाम है, यही भाषा आदर्श है। पर भाषा आप देखिए माननीय राहुल गांधी जी की, वो एलओपी है। वो पूरी उनकी बात जो है पूरी दुनिया तक पहुंचती है। अगर उन्हें कोई शिकायतें हैं तो अपने ही देश के अंदर ही तो सेव होंगी। वो जिस तरह से वो दुनिया के सामने मैसेज दे रहे हैं, मैं जानता हूं उनकी हो सकता है मंशा कुछ और रही हो, महेंद्र जी जैसी कह रहे हैं वैसी ही हो, परंतु कहने का तरीका आप देखिए। ये जो कहने का तरीका है, ये मेरे जैसे एक आम व्यक्ति के दिमाग में शंका पैदा करता है कि क्या ये साजिश हमारे देश की एक कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी जिसका काम एज ए रेफरी है, एक एम्पायर का है, आप बल्ला छोड़ के इसलिए भाग रहे हो क्योंकि आप कह रहे हो कि एम्पायरिंग अच्छी नहीं हो रही। आप अपनी गलतियां नहीं देख रहे। जब आप ऑपरेशन सिंदूर को क्वेश्चन करते हो या आर्मी ऑफिसर्स को क्वेश्चन करते हो तो आपको बैकलैश मिलेगा ही मिलेगा। जैसे एक बीजेपी के नेता ने एमपी में जिस तरीके से गलत भाषा का प्रयोग किया था, आपने देखा होगा, अराउंड द पार्टी लाइन से हटते हुए सभी ने उसको बुरा भला कहा था। और उसी नीति पे आप कांग्रेस इस समय करंटली चल रही है। और अगर इसी तरह चलती रही तो ये देश की जनता में विश्वास नहीं, अविश्वास कांग्रेस के प्रति पैदा करेगा और आगे चल के इनको उसके पॉलिटिकल नतीजे भुगतने पड़ेंगे। धन्यवाद जी। क्यों महेंद्र जी, आखिरी कमेंट आपसे। हाँ, अभिषेक जी की बातों को पूरा वजन देते हुए दो बातें कहना चाहता हूँ, छोटी छोटी। पहली बात, मेरे साथी आदर्श जी ने भी कहा और आप सभी जानते हैं, बिहार और यूपी, खासतौर पर राजस्थान, हमारे माइग्रेंट बहुत है सर। हमें कितने ही लोग ऐसे हैं, मैं बिहार के खासतौर पर बात करता हूँ, जितने लोग आकर दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में काम करते हैं और जब वोटिंग का टाइम होता है वो लोग वापस जाते हैं। मेरे यहाँ भी लोग काम करते हैं, आकर के वोटिंग के टाइम पे वो छुट्टी लेकर जाते हैं कि साहब वहाँ इलेक्शन है, कुछ पैसे वैसे भी मिलेंगे और हम वोट भी डालाएंगे। तो ऐसे वोटर को काटना बिना पूछे बिना समझे, वो बेचारा कैसे अपनी वहाँ अपने सत्यापन कराएगा। और जहां तक अभिषेक जी ने हमारी पार्टी के लिए कहा, देखिए कांग्रेस इस देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। बीजेपी से भी ज्यादा हम पूरे हिंदुस्तान में हर जगह वहां पर भी है जहां बीजेपी आज तक पहुंच भी नहीं पाई। कांग्रेस पार्टी बड़ी भांति जानती है कि जनता के साथ कैसा चलना है। बीजेपी पाकिस्तान के साथ कांग्रेस को जोड़ना चाहती है, कुछ हद तक सफल भी हुई है। मुसलमान, चलिए मुसलमान पाकिस्तान। महेंद्र जी समय इजाजत। एक सेकंड लूंगा। इन्होंने अभिषेक जी ने कहा है कि एम्पायर है ये इलेक्शन कमिश्नर। अगर इलेक्शन एम्पायर है तो जरूरत पड़ने पर थर्ड एम्पायर का भी डिसीजन लिया जाता है। चलिए आदर्श जी, बहुत शुक्रिया। अभिषेक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। महेंद्र जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रत्नेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।